Hello student, how are you? Today we will discuss two topics of nationalism in Europe. First, visualizing the nation, and second, nationalism and imperialism. First of all, we will discuss visualizing the nation. While it is easy enough to represent a ruler through a portrait या a statue, अगर एक इजी है एक रूलर को अगर दिखाना हो तो हम एक स्टैचू या पोर्ट्रेट के रूप में दिखा सकते हैं, लेकिन हाउ डज वन गो अबाउट गिविंग ए फेस टू ए नेशन, लेकिन एक नेशन को हम किस तरह दिखाएंगे. Artists in the 18th and 19th century represented a country as if it were a person. और 18 and 19th century के जो क्या आर्टिस्ट लोग थे वो एक देश को एक नेशन को एक पर्सन के रूप में दिखाने की कोशिश करते हैं, जिससे भारत में भी हमें देखने को मिलेगा और वर्ल्ड में भी ये चीज़ देखने को हमें मिलता है. और पर्सन में भी हमें क्या देखने को मिलता है, नेशन वेयर देन पोर्ट्रेट एज ए फीमेल फिगर. और पोर्ट्रेट जो नेशन को भी जिस रूप में दिखाया जाता है वो एक फीमेल फिगर के रूप में दिखाया जाता है. लेकिन फीमेल फिगर में हमें ये समझना होगा कि द फीमेल फ्रॉम दैट वाज चूजन ए पर्सनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पार्टिकुलर वुमेन इन रियल लाइफ. रियल लाइफ में जो वुमेन्स हैं उसका किसी का फिगर नहीं दिखाया जाता है. Rather, it's sought to give the abstract idea the nation to create from. जैसे ऐसा नहीं है कि अगर हमें फीमेल के रूप में किसी का दिखाना है नेशन में तो वो किसी पार्टिकुलर या जो प्रेजेंट में है जो वास्तविक है उसके रूप में दिखाया जा रहा है, नहीं, बल्कि एक कल्पना किया जाता था और उसको वो वास्तविक रूप दिया जाता था. ओके. और द फीमेल फिगर बिकम ए एलोगरी ऑफ द नेशन. और वो जो फिगर बनाया जाता था वो एलोगरी ऑफ द नेशन, नेशन का एक रूपक होता था, नेशन के रूप में होता था. जैसे हम लोगों ने कल्पना किया कि इसका भारत माता का है ना, इंडिया में भी इस तरह का, तो वो कोई क्या ऐसा किसी फिगर किसी का फोटो था, नहीं, ऐसा प्रेजेंट में या वैसा रियल फोटो नहीं था, बल्कि एक इमेज था और उस इमेज को हम लोगों ने वास्तविक रूप दिया, है कि नहीं. तो वो क्या बन गया, एक तरह से हमारे नेशन का हमारे देश का एक रूपक मतलब देश का रूप ले लिया. तो एलोगरी ऑफ द नेशन. अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि फीमेल फिगर ही क्यों. तो आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन का याद होगा. फ्रेंच रिवॉल्यूशन आर्टिस्ट यूज द फीमेल एलोगरी टू पोर्ट्रे आइडियाज सच एज लिबर्टी, जस्टिस एंड द रिपब्लिक. फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय लिबर्टी का या जस्टिस का या रिपब्लिक का जो भी हमें दिखाना होता था वो किस रूप में दिखाया जाता था, एक फीमेल फिगर के रूप में. आपको याद होगा जस्टिस का भी आज भी जैसे हम देखते हैं जस्टिस में किसका एक फिगर बना रहता है, एक फीमेल का जिसकी आंख में पट्टी बंधी होती है, वो एक फीमेल के रूप में दिखाया जाता है. जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय ही आपको रेड कैप या ब्रोकन चेन याद होगा. वाइल जस्टिस इज जनरली ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग ए पेयर ऑफ विंग स्केल्स, ये सब आपको याद होगा कि ब्रोकन जो चैन था वो एक तरह से इंडिपेंडेंट का, रेड कैप रिवॉल्यूशन का था. तो ये सब चीज़ कई फिगर आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी याद होगा, आपको कई फिगर दिखाए गए थे. वो सभी एक तरह से रूपक थे किसके, नेशन के रूप में या किसी चीज़ को वो इंडिकेट करते. तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा देखने को मिला. सिमिलरली फीमेल एलेगरीज वेयर इन्वेंटेड बाय आर्टिस्ट इन द 19th सेंचुरी टू प्रेजेंट द नेशन. हम लोग क्या देखते हैं कि सिमिलरली फीमेल एलेगरीज वेयर इन्वेंटेड, खोज किया गया 19th सेंचुरी एक नेशन के रूप में. मैरियाना ए पॉपुलर क्रिश्चियन नेम विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल्स. जैसे मैरियाना का कॉन्सेप्ट था, मैरियाना क्या था, फ्रांस में जो कंट्री के रूप में दिखाया था मैरियाना का, वो क्या था, एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम था, है ना. तो वही चीज़ कह रहा है इसमें, मैरियाना ए पॉपुलर क्रिश्चियन नेम विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन. हर characteristics were draw from those of liberty and republic, जो लिबर्टी एंड रिपब्लिक के रूप में दिखाया जाता था. तो ये सब विजुलाइजिंग किया जाता था एक नेशन के रूप में. उसी तरह जिस तरह फ्रांस में मैरियाना के रूप में दिखाया गया, उसी तरह जर्मनी में क्या दिखाया गया. सिमिलरली जर्मेनिया बिकम द एलोगरी ऑफ द जर्मन नेशन. आप जब ये टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो आपको याद होगा जिस तरह मैरियाना फ्रांस में पॉपुलर हुआ, उसी तरह जर्मन में किसके रूप में दिखाया गया देश को,
जर्मेनिया बिकम द एलोगरी ऑफ द जर्मन नेशन। आपको याद होगा ये चीज़। Germania became the allegory of the German nation in visual representation. Germania wear a crown of oak leaves. Oak leaves का भी याद होगा, बहुत इम्पोर्टेंस माना जाता है जर्मन में। एज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म। वो जो ओक लीफ जो होता है वो वहाँ पे एक तरह से इम्पोर्टेंट था वॉर के समय, या जो योद्धा लोग होते थे उनको ये प्रेजेंट किया जाता था। तो जर्मनिया एक एलोगरी था कहाँ का? जर्मन नेशन को। ओके ये दो फिगर आपको याद होगा, ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। ये जर्मेनिया का है। जर्मेनिया द आर्टिस्ट प्रिपेयर द पेंटिंग ऑफ जर्मेनिया ऑन ए कॉटन बैनर एज इट वाज मेड टू हैंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द चर्च एट सेंट पॉल वेयर द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाज कन्वेड इन मार्च 1848। ये इस समय फहराया गया था सेंट पॉल चर्च में के लिए तैयार किया गया था। जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की मीटिंग बुलाई गई थी उस समय ये फोटो बनाया गया था। दूसरा जो है इन 1816 द आर्टिस्ट लॉरेंस क्लेजन वाज कमीशन टू पेंट दिस इमेज द इंस्क्रिप्शन ऑन जर्मेनिया स्वार्ड रेड। एक तरह से उनके हाथ में तलवार दिखाया गया, जर्मनिया स्वार्ड प्रोटेक्ट द जर्मन राइन। अब आप जान रहे हैं जर्मन राइन एक नदी है, तो कहने का मतलब जर्मनिया जो है ये हमारे देश की जो माँ कहिए या जो कहिए वो राइन नदी का रक्षा कर रही है, ये दिखाते हुए इस पिक्चर में दिखाया गया। तो अब समझते जैसे हमारे यहाँ इंडिया में भारत माता का कॉन्सेप्ट है, तो उसी तरह और कंट्री में ये कॉन्सेप्ट इस तरह के फीमेल के रूप में नेशन को दिखाया गया है। ओके नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे किस तरह नेशनलिज्म जो है इम्पीरियलिज्म में कन्वर्ट हो गया, या एक तरह से हम देखेंगे इस टॉपिक में कि नेशनलिज्म का ही एक चरम रूप इम्पीरियलिज्म दिखता है ना। और इसी के चलते हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी देखते हैं यूरोप में। ओके तो कह रहा है बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th century नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन इट्स idealistic liberal democratic sentiment of the first half of the century। नेशनलिज्म का जो मेन स्वरूप था, जो मेन आइडिया था लिबरल एंड डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट, वो 19th सेंचुरी में देखने को नहीं मिलते हैं। बट बिकम ए नैरो क्रीड विथ लिमिटेड एंड्स। मतलब अब राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्यों वाला एक संकीर्ण सिद्धांत बन के रह गया है। सेकेंड पॉइंट, during this period nationalist group become increasingly intolerant of each other and ever ready to go to war। अब नेशनलिस्ट ग्रुप जो है वो एक दूसरे को इंटॉलरेंट, आप एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ईच अदर एंड एवर रेडी टू गो टू वार, और ये लोग एक दूसरे के वार के लिए हमेशा तैयार रहते। द मेजर यूरोपियन पावर इन टर्न मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट एस्पायरेशंस ऑफ द सब्जेक्ट पीपल्स इन यूरोप टू फर्दर देयर ओन इम्पीरियलिस्ट एम्स। अब यूरोपियन पावर के बारे में आया, तो यूरोपियन पावर कौन कौन है आपको याद होगा, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये वो कंट्री कौन है, ये यहाँ का यूरोपियन पावर है। और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं किसको, नेशनलिस्ट को, नेशनल सेंटिमेंट के नाम पे ये वहाँ के लोग को यूनाइट करके, और इम्पीरियलिस्ट अपने क्या कहते हैं अपने विस्तारवाद को वो सपोर्ट कर रहे हैं। ओके तो नेशनलिज्म सेंटिमेंट के थ्रू वो इम्पीरियलिज्म अपने साम्राज्यवाद का विस्तार करने के लिए नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को यूज कर रहे हैं वो लोग। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 द एरिया कॉल्ड द बाल्कन्स। अब हम लोग देखते हैं 1817 के बाद जो पूरे यूरोप में जो सबसे ज़्यादा टेंशन का एरिया था वो कौन सा एरिया है, बाल्कन। बाल्कन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। पहले देखना है ये कि 1871 ही क्यों रखा गया। तो आपको याद होगा 1871 में फ्रांस और जर्मनी के बीच वार हुआ है ना, और इसमें जर्मनी विन हुआ, जिससे चलते जर्मनी का यूनिफिकेशन पूरा हुआ है। इसी के जर्मनी यूनिफिकेशन के बाद इटली का याद होगा आप लोग का। अब सोचिए
कि इस जर्मनी और इटली की यूनिफिकेशन से पूरा यूरोप इंस्पायर्ड हुआ, तो बाल्कन्स वो इलाका है, कैसे नहीं इंस्पायर्ड होगा। तो बाल्कन्स को हम लोग समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।